उस दिन सुबह से ही मौसम खुशगवार था। निशांत के घर में फूलों की महकती हवा गुनगुना रही थी। उसके मम्मी और डैडी कल ही कानपुर से आ गए थे। निशांत ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्हें खुशी थी, बेटा 5 साल बाद ही सही ठीक रास्ते पर आ गया था, वरना ना जाने उसे कौन सा रोग लग गया था कि शादी के नाम से भड़क जाता था। मम्मी पापा के सामने सुगंधा को खड़ा करके निशांत ने कहा, अब आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैंने किया। आप एक सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छी बहू अपने बेटे के लिए चाहते थे। क्या इससे अच्छी व सुंदर बहू कोई और हो सकती है? सुगंधा निशांत की मम्मी के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगी, परंतु उन्होंने सुगंधा को अपने कदमों पर झुकने का मौका ही नहीं दिया। उसने पहले ही उसे अपने सीने से लगा लिया। सुगंधा पहली नजर में ही सबको पसंद आ गई थी। निशांत ने मम्मी डैडी को सुगंधा के बारे में बताना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि सुगंधा के दुखद और कष्टमय जीवन को बताने से मम्मी डैडी को मानसिक तनाव पहुंच सकता था। इसलिए उसने थोड़े से झूठ का सहारा लिया और उन्हें केवल इतना बताया कि सुगंधा को एक रिश्तेदार ने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। इलाहाबाद में वह उसके साथ पढ़ती थी, तभी उन दोनों की जान पहचान हुई थी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी। निशांत के परिवार वाले समझदार थे। सुगंधा के स्वभावों को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के बारे में कोई बात नहीं की। निशांत और सुगंधा की शादी हो गई। बहुत सादगी और परंपरागत तरीके से उन दोनों की शादी का आयोजन किया गया था। निशांत तथा उसके घर वाले शादी ब्याह में बहुत ज्यादा तामझाम और दिखावे के खिलाफ थे। थोड़े से खास रिश्तेदारों और मित्रों के बीच उनकी शादी संपन्न हो गई। शादी के पहले एक दिन एकांत में निशांत ने सुगंधा से पूछा, अगर तुम्हारा मन हो तो हम दोनों चलकर तुम्हारे मम्मी पापा को मना लाते हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सबको अच्छा लगेगा। चाहती तो मैं भी हूँ, परंतु अभी मेरे पास इतना नैतिक साहस नहीं है। एक बार तुम्हारे साथ शादी करके घर गृहस्थी सजा लूं, तब फिर चलकर मम्मी पापा से मिलेंगे। तब वे मेरे अतीत की भूलों को माफ भी कर सकेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। और बात वहीं समाप्त हो गई थी। पति, सास, ससुर और एक पारिवारिक जीवन बिल्कुल नया अनुभव था सुगंधा के लिए। कितना सुखद। और सुगंधा वसंत के फूलों की खुशबुओं से भरा हुआ वर्षा की पहली फुहारों की तरह मदहोश करता हुआ और पायल की मधुर झनकार की तरह कानों में संगीत घोलता हुआ। यह था जीवन का असली संगीत है, जिसकी धुनों के बीच हर व्यक्ति झूम जाता है। और आज सुगंधा जीवन के बिहड़ रास्तों के घुमावदार मोड़ों को पार करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई थी। शादी के बाद सुगंधा ने निशांत के घर परिवार को ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी संवार दिया था। इसमें निशांत की मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सुगंधा को एक बेटी की तरह घर परिवार की जिम्मेदारी से अवगत कराया। उसने भी अपनी सास से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उसने एक समझदार पत्नी, आदर्श बहू और सुलझी हुई गृहिणी के रूप में सबके दिलों में स्थान बना लिया। अब उसे स्वयं विश्वास नहीं होता था कि वह 5 साल पहले की एक बिगड़ल और गैर जिम्मेदार सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली लड़की थी। निशांत इतना शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था कि वह
कभी भी सुगंधा के अतीत की चर्चा नहीं करता था, परंतु वह स्वयं कभी-कभी एकांत के क्षणों में सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि शादी के पहले वह किस प्रकार का गंदा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने तब अपने जीवन के लिए जो राह चुनी थी, वह एक न एक दिन उसे पतन के गत में डुबो देती। बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहना और शादी करके अपने पति व एक परिवार बीच रहने में कितना अंतर था। अब उसे महसूस हो रहा था कि शादी के पहले वह एक डरा सहमा, उपेक्षित और घृणास्पद जीवन व्यतीत कर रही थी। अपने रूप और सौंदर्य पर सुगंधा को बहुत अभिमान था। वह सुशिक्षित और संपन्न परिवार की लड़की थी, इसीलिए लालन पोषण बहुत प्यार व दुलार के साथ हुआ था। उसने अपने जीवन में किसी अभाव को कभी महसूस नहीं किया था। उसके ऊपर किसी प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध नहीं थे। वह जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की हो गई थी। सामाजिक और पारिवारिक वर्जनाओं को तोड़ने में उसे मजा आता था। समाज के स्थापित मूल्यों की खिल्ली उड़ाना और उनके विपरीत काम करना उसके स्वभाव में शामिल था, और प्यार से बचकर आज तक इस दुनिया में शायद ही कोई रह पाया हो। प्रेम एक भाव है, एक अनुभूति है जो मन की सोच और हृदय के संपर्क से जुड़ा हुआ होता है। प्रेम एक प्राकृतिक अवस्था है, इसीलिए इससे बचना बिल्कुल असंभव है। परंतु वह किसी से प्यार भी करती थी या नहीं, यह किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि वह बहुत चंचल थी और हर बात को चुटकियों में उड़ाना उसका स्वभाव था। कॉलेज के दिनों में वह हर तरह की गतिविधियों में भाग लेती थी। खेलकूद, नाटक, साहित्य और कला से लेकर विश्वविद्यालय संगठन के चुनाव तक में उसकी सक्रिय भागीदारी होती थी। वह कई सारे लड़कों के साथ घूमती थी और पता नहीं चलता था कि वह पढ़ाई कब करती थी। बहुत कम लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना और घूमना फिरना होता था, जबकि वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक दिन पता चला कि वह यूनियन अध्यक्ष रघुवींद्र के साथ एक ही कमरे में रहने लगी थी। दोनों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अपने अपने कमरे छोड़ दिए थे और ममफोर्डगंज में एक कमरा लेकर रहने लगे थे। उस कॉलेज के लिए ही नहीं, पूरे शहर के लिए बिना ब्याह किए एक लड़की का एक लड़के के साथ रहने की शायद यह पहली घटना थी। वह छोटा शहर था, परंतु इस बात को लेकर कहीं कोई हंगामा नहीं मचा। रघुवींद्र यूनियन का लीडर था और सुगंधा के विद्रोह व उग्र स्वभाव के कारण किसी ने खुले रूप में इसकी चर्चा नहीं की। सुगंधा के घर वालों को पता चला या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसके परिवार के लोग फतेहपुर जिले के किसी गांव में रहते थे। उसके पिता उस गांव के एक संपन्न किसान थे। अगर कहीं कोई हलचल हुई थी तो केवल निशांत के धड़कन में, जो मन ही मन सुगंधा को प्यार करने लगा था। वे दोनों सहपाठी थे और एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब सुगंधा का मोहक रूप और चंचल स्वभाव निशांत के मन में घर कर गया था और उसके हृदय ने सुगंधा के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। सुगंधा के दिल में निशांत के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी या ये असंभव था। अगर ऐसा होता तो सुगंधा रघुवींद्र के साथ बिना शादी किए क्यों रहने लगती, या उन दोनों का यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष था। निशांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। एमए करने के तुरंत बाद उसे नौकरी मिल गई और वह सुगंधा की छवि को अपने दिल में बसाए दिल्ली चला गया। निशांत के सिवा किसी को पता नहीं था कि वह सुगंधा को प्यार भी करता था। 5 साल तक उसे यह भी पता नहीं चला कि सुगंधा कहाँ और किस अवस्था में है। उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सुगंधा
अब ना तो किसी रूप में उसकी हो सकती थी, ना उसे कभी मिल सकती थी। दोनों के रास्ते कब के जुदा हो चुके थे। फिर एक दिन कश्मीरी गेट जाने वाली मेट्रो ट्रेन में वे दोनों आमने-सामने बैठे थे। भीड़ नहीं थी, इसीलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते थे। पहले तो दोनों सामान्य यात्रियों की तरह बैठे अपने आप में मगन थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सहज रूप से उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराई। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर अचानक पहचान के भाव उनकी आंखों में तैर गए। लगातार कुछ पलों तक टकटकी बांधकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनकी आंखों में पूर्ण पहचान के साथ साथ आश्चर्य और कुतूहल के भाव जागृत हुए। निशांत का दिल धड़क उठा, बिल्कुल किशोरा की तरह, जैसे किसी लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। अपनी अस्त व्यस्त सांसों के बीच उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और फिर एक साथ ही दोनों के मुंह से निकला, आप। उनके बीच में कभी अपनित्व नहीं रहा था। एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हुए भी कभी कभार ही उनके बीच बातचीत हुई होगी, परंतु उन बातों में ना तो आत्ममित्रता थी, ना प्रगाढ़ता। इसीलिए औपचारिकता वश उनके मुंह से एक साथ आप निकला था। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसकी नजदीक आकर बोला, सुगंधा। हाँ, वह भी अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। मैं भी, परंतु विश्वास नहीं होता आप यहाँ। उसके मुंह में शब्द अटक गए। गौर से सुगंधा को देखने लगा। वह कितनी बदल गई थी। पहले और आज की सुगंधा में जमीन आसमान का अंतर था। उसका प्राकृतिक सौंदर्य विलुप्त हो चुका था। चेहरे का लावण्य, आंखों की चंचलता, माथे की आभा, चेहरे की लाली और होठों की गुलाबीपन कहीं खो सा गया था। उसके होठ सूख कर काठ की तरह हो गए थे। आंखों के नीचे काली काली छाइयां थी, जैसे वह कई रातों से ढंग से सोई ना हो। वह पहले से काफी दुबली भी हो गई थी। छरहरी तो पहले से थी, लेकिन तब शरीर में कसाव और मादकता थी, परंतु अब उसकी त्वचा में रूखापन आ गया था, जैसे रेगिस्तान में कई सालों से वर्षा न हुई हो। निशांत को उसका यह रूप देखकर काफी दुख हुआ, परंतु वह उसके बारे में पूछने का साहस नहीं कर सकता था। उसके बीच बस पहचान के अलावा कोई बात नहीं थी। वह भले ही उसे प्यार करता था, परंतु उसके भाव उसके मन में थे और मन में ही रह गए थे। क्या सुगंधा को पता होता कि वह कभी उसे प्यार करता था? शायद नहीं, वरना क्या वह दूसरे की हो जाती और वह भटकने के लिए अकेला रह जाता? या तो वही जानता था कि उसका प्यार अभी मरा नहीं था, वरना अच्छी भली नौकरी मिलने और घर वालों के दबाव के बावजूद वह शादी क्यों ना करता? उसे सुगंधा का इंतजार नहीं था, परंतु एक तरफा प्यार करने की जो चोट उसके दिल पर पड़ी थी, उससे अभी तक वह उभर नहीं पाया था। और आज सुगंधा फिर उसके सामने बैठी थी। क्या सचमुच जीवन में कह नहीं सकता, वह तो आज दोबारा मिली ही है। क्या पता यह मुलाकात क्षणिक हो, कल फिर वह वापस चली जाए। उसके जीवन में तो पहले से ही रघुवेंद्र बैठा है। उसने अपने दिल में एक कसक सी महसूस की। हाँ, मैं यहाँ, वह बोली। सुगंधा स्वयं भी निशांत के साथ अकेले में समय बिताने को व्याकुल थी। पर क्या सारी बातें हम ट्रेन में ही करेंगे? वह बोली। कहीं बैठ नहीं सकते?
क्या इतनी फुर्सत है आपके पास? मैं तो ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। बस कुछ देर के लिए बाराखबा रोड के एक ऑफिस में काम है, उसके बाद मैं तुम्हारी हूँ। सुगंधा के मुरझाए चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसकी आंखों की चंचलता लौट आई थी। निशांत ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी अंतिम बात का क्या अर्थ हो सकता है? क्या वह सचमुच उसकी हो सकती थी? दोनों ने आपस में सलाह की। निशांत ने अपने ऑफिस फोन करके बता दिया कि तबीयत खराब होने के कारण वह आज ऑफिस नहीं आ सकता था। वह लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के एक सरकारी दफ्तर में जूनियर ऑफिसर था। सुगंधा ने बताया कि उसे बाराखबा रोड स्थित एक प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था। दिल्ली आने के बाद वह एक सहेली के साथ पाइंग गेस्ट के रूप में पीतमपुरा में रहती थी। निशांत भी उसी तरफ रोहिणी में रहता था। कन्नाट प्लेस या सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए उन दोनों का मेट्रो से एक ही रास्ता था, परंतु उन दोनों की मुलाकात आज पहली बार हुई थी। सुगंधा का इंटरव्यू लगभग 10:30 बजे खत्म हो गया था। उसके बाद वे दोनों खाली थे। उनके कदम साउथ इंडिया कॉफी हाउस में जाकर रुके। वहां एकांत होने के साथ साथ काफी अंधेरा रहता था। वे दोनों खुलकर अपने मन की गांठें खोल सकते थे और एक दूसरे की आंखों के रास्ते मन की बातें जान सकते थे। कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देने के बाद निशांत ने उसके सूखे उदास चेहरे की तरफ देखा। वह तो जैसे लगातार उसे ही देखे जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, परंतु उनके मन में संकोच था। बातचीत का सिलसिला कहाँ से आरंभ हो, कौन पहल करे, यही बात उन दोनों के मन में घुमड़ रही थी। तब तक कोल्ड कॉफी के लंबे लंबे 2 गिलास उसके सामने रखे जा चुके थे। सुगंधा वैसे चंचल रही थी, परंतु आज चुप थी। निशांत स्वभाव से ही अंतर्मुख था। अंतर्मुख नहीं होता तो सुगंधा आज उसकी होती, तब वह अपने मन की बात उससे नहीं कह पाता था। क्या आज कह पाएगा? आज सुगंधा के पास समय भी था और वह उसके सामने बैठी थी उसकी बात सुनने के लिए, परंतु एक रुकावट थी जो बार बार निशांत को परेशान किए जा रही थी। सुगंधा पहले से ही राघवेंद्र की है, उसको छोड़कर क्या वह उसकी हो सकती थी? ऐसा असंभव तो नहीं था। सुगंधा के विद्रोही स्वभाव से वह परिचित था। वह जो ठान लेती थी उसे करके ही मानती थी, भले ही बाद में उसे नुकसान उठाना पड़े। कई पल खामोशी से गुजर गए। यह खामोशी उबाऊ लगने लगी तो सुगंधा ने ही कहा, क्या हम यहाँ ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं? कुछ मन की नहीं कहेंगे? आप ही कुछ बताओ। उसने ऐसा कहा जैसे उसे कुछ बोलना नहीं था। वह केवल उसकी बातें सुनने के लिए ही उसके साथ आया था। वैसे वह उसके विगत जीवन के बारे में जानने को इच्छुक नहीं था, परंतु जाने बिना उसे कैसे पता चल सकता था कि इलाहाबाद और राघवेंद्र को छोड़कर वह दिल्ली में क्या कर रही थी, आजकल किसके साथ रह रही थी। ऐसी लड़कियां क्या एक पल के लिए अकेली रह सकती है? एक मर्द छोड़ती है तो दूसरा पकड़ लेती है। इस तरह के संबंधों में कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, न एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी और लगाव। यही तो आधुनिकता है। मुझे विश्वास नहीं होता हम यहाँ एक साथ, कहकर सुगंधा ने बात आरंभ की। निशांत ने यह नहीं पूछा कि उसे
किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके मुंह से निकला और मुझे भी वह मुखर हो उठी। एक बार बात शुरू हो जाए तो सुगंधा की जुबान को पर लग जाते थे। उसने कहा, ऐसी ही घटनाओं से लगता है कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। जीवन के एक मोड़ पर हम अलग होते हैं तो अगले मोड़ पर फिर मिल जाते हैं। सुगंधा बातें करते हुए अब काफी प्रफुल्लित लग रही थी। कुछ देर पहले की उदासी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी खोई हुई बहुत कीमती चीज मिल गई थी। उसके बदन में थिरकना आ गई थी और आंखों की पुतलियां नाचने लगी थी। निशांत उसे एकटक देखता जा रहा था। उसने सोचा, वह इसी तरह खुश रहेगी तो शायद उसका खोया हुआ यौवन और सौंदर्य एक दिन वापस आ जाएगा। वह दिल की धड़कन को संभाले बैठा रहा, फिर भी विचार उमड़ते घुमड़ते रहे थे। सुगंधा जैसी लड़की उसके साथ बिल्कुल उसके सामने बैठी हो और वह निरपेक्ष, वह शांत रहे। क्या ऐसा संभव था? वह सुगंधा के चेहरे के चढ़ते उतरते और बदलते भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि अचानक सुगंधा ने पूछ लिया, क्या तुमने शादी कर ली? सुगंधा पहली बार औपचारिक हुई थी। उसने निशांत को तुम कहा था। निशांत ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। नौकरी मिलने के बाद अपने पांव जमाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि अब जीवन में हर प्रकार का स्थायित्व आ गया है, आर्थिक और सामाजिक, तो शादी के बारे में सोचूंगा। तब सोचोगे? सुगंधा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। नौकरी मिलने के बाद भी क्या शादी के लिए सोचना पड़ता है? नौकरी ही तो हर प्रकार की स्थायित्व देती है। अब क्या सोचना? यहाँ तो लोग बिना किसी आय के शादी के बारे में सोचते हैं। माँ बाप भी चाहे बेटा बेरोजगार क्यों ना हो, उसके जवान होते ही उसकी शादी करने के लिए उतावले हो जाते हैं। फिर तुम तो हर प्रकार से सक्षम हो। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस संबंध में उसने सुगंधा को कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वह चुप रहा तो सुगंधा ने ही शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो क्या है ना? यही बात निशांत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी आंखें सुगंधा की आंखों से जा टकराई, जैसे पूछ रही है, तो तुम जानती थी? सुगंधा उसके भावों को समझते हुए बोली, हाँ, मुझे पता था। मेरा जिस तरह का स्वभाव था और जिस प्रकार मैं यूनियन के कार्यों व खेलकूद में भाग लेती थी, हर प्रकार के व्यक्ति से मेरा वास्ता पड़ता था। किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उन दिनों लड़के जिस प्रकार मेरे लिए पागल थे, मैं महसूस करती थी। जो खुलकर मेरे सामने आते थे उनको भी, और जो चुपचाप अपने मन की बात मन की पंक्तों में छिपाकर रखते थे, उनके बारे में भी जानती थी। किसी लड़की के लिए लड़कों की निगाहों के भाव पढ़ना मुश्किल नहीं होता। और फिर जिस प्रकार कक्षा में पीछे बैठकर तुम मुझे देखा करते थे, डिपार्टमेंट
के अंदर आते जाते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मुझे देखकर जिस प्रकार तुम्हारी आँखों में चमक आ जाया करती थी, वह मुझसे कभी छिपी नहीं रही थी। परंतु ये वह दिन थे जब सैकड़ों लड़के मेरे सौंदर्य के कायल थे और मेरा तन-मन जीतने के युद्ध में सम्मिलित थे। वैसी स्थिति में तुम्हारे जैसे सच्चे प्रेमी को नकार देना किसी भी लड़की के लिए बहुत आसान था। उस समय समझदार से समझदार लड़की भी यश और धन की चमक में खोकर सच्चा प्यार नहीं पहचान पाती है। वह मगरूर हो जाती है और प्रेमियों की भीड़ में सच्चा प्यार खो देती है। कहते कहते उसने निसंकोच निशांत का दाहिना हाथ पकड़ लिया और प्यार से उसे सहलाते हुए बोली, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे जैसे हीरा खो दिया, परंतु अफसोस तो मुझे इस बात का अधिक है कि आज़ादी और समाज से विद्रोह के नाम पर परंपराओं को तोड़ने का जो नासमझी भरा कदम मैंने इलाहाबाद जैसे पारंपरिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक शहर में किया था, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल का परिणाम तुम देख ही रहे हो कि आज मैं कैसी हूँ और कितनी तन्हा, इतनी तन्हा जितनी किसी गुफा का सन्नाटा हो सकता है। सुगंधा की आंखों में आंसू छलक आए। निशांत ने उसकी आंखों को देखा, परंतु उसने उसके आंसू पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया। बस अपने हाथों को धीरे से उसके हाथों से अलग करके कहा, हर आदमी जीवन में कोई ना कोई भूल करता है, परंतु उसके लिए अफसोस करने से दुख कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। उसके स्वर में दृढ़ता थी। सच कहते हो तुम? उसने झटके से अपने आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, मैं अपना अतीत याद नहीं करना चाहती, परंतु उसे बताए बिना तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। विगत की हर एक बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस इतना ही जितना से तुम मेरे मन को समझ सको और यह समझ सको कि मैंने अपने विद्रोही स्वभाव के कारण क्या पाया और क्या खोया। इतना भी आवश्यक नहीं है। वह गंभीरता से बोला, तुम सामान्य बातें करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकती हूँ। तुम मेरी दुख में दुखी नहीं होना चाहते हो, मैं तुम्हारे दुख से दुखी होना चाहता हूँ, उसने स्पष्ट किया। सुगंधा को उसकी बात से आश्चर्य हुआ। वह हकबका कर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। जिस जगह तुम मुझे छोड़कर गई थी उसी जगह पर मैं अभी तक खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसने निसंकोच कहा। सुगंधा के हृदय में मधुर वाणी के तारों सी झनकार हुई, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बिना शादी के राघवेंद्र के साथ रह रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। निशांत ने प्रश्नवाचक भाव से उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथों को मेज पर रखकर उसे की तरफ झुकता हुआ बोला, तुम चाहो तो बता सकती हो। सुगंधा ने एक राहत भरी सांस ली और बोली, मैं बहुत लंबा व्याख्यान नहीं दूंगी, मेरी बातों से उबने लगे हो तो बता देना। उसने सहमति
में सर हिलाया और तब सुगंधा ने धीरे धीरे उसे बताया, मैंने परंपराओं, सामाजिक मर्यादाओं का बहुत विरोध किया। बिना शादी के एक युवक के साथ रहने लगी, परंतु जिसे मैंने आज़ादी समझा था वह तो सबसे बड़ा बंधन था। सामाजिक बंधन में तो फिर भी प्रतिबद्धता होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव और कुछ करने की चाहत होती है, परंतु बिना बंधन के संबंधों का आधार बहुत सस्ता होता है। वह केवल एक विशेष जरूरत के लिए पैदा होता है और जरूरत पूरी होते ही मर जाता है। मैं रघुवेंद्र के साथ रहते हुए बहुत खुश थी। हम दोनों साथ साथ घूमते, राजनीतिक पार्टियों में शामिल होते। मेरी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी कि रघुवेंद्र के सहारे मैं राजनीतिक की सीढ़ियां चढ़कर किसी मुकाम तक पहुंच जाऊंगी, परंतु यह मेरी भूल थी। 3 साल बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि रघुवेंद्र मुझे बोझ समझने लगा था। अब वह मुझे अपने साथ बाहर ले जाने से भी कतराने लगा था। बात बात पर चीख कर मुझे डांट देता। मैं समझ गई वह केवल अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए मुझे अपने साथ रखे हुए था। मेरा रस चूस लेने के बाद अब वह मुझे बासी समझने लगा था। वह मुरझाए फूल की तरह मुझे फेंक देना चाहता था। उसकी बेरुखी से मैंने महसूस किया कि हम जिस शादी के बंधन को बोझ समझते हैं वह वाकई वैसा नहीं है। बिना शादी के भी तो 2 व्यक्ति वही सब कुछ करते हैं, परंतु बिना किसी जिम्मेदारी के, और जब एक दूसरे से उब जाते हैं तो बड़ी आसानी से जूठी पत्तल की तरह फेंक देते हैं। लेकिन मान्यता प्राप्त बंधन में ऐसा नहीं होता है। मैंने भी अगले 2 साल तक और बर्दाश्त किया, परंतु एक दिन रघुवेंद्र ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मुझे अपना राजनीतिक करियर बनाना है। तुम अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लो। तुम्हारे साथ रहने से मेरी बदनामी हो रही है। अगला आम चुनाव आने वाला है। अगर तुम मेरे साथ रही तो मेरी छवि धूमिल हो जाएगी और मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी सारी शक्ति, समाज से बगावत करने का जोश जैसे खत्म हो गया। मैं समझ गई, नारी चाहे जितना समाज से विद्रोह करे, पुरुष के हाथों की कठपुतली ना बनने का सपना पाल ले, परंतु आखिरकार वह वही करती है जो पुरुष चाहते हैं। वह पुरुष की भोग्य है। जाने अनजाने वह उसके हाथों से खेलती रहती है और सदा भ्रम में जीती है कि उसने पुरुष को ठोकर मारकर आज़ादी हासिल कर ली है। जिस समाज से मैं विद्रोह करना चाहती थी, जिसकी मान्यता, परंपराओं और वर्जनों को तोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहती थी, उसी समाज के एक कुलीन और सभ्य व्यक्ति ने मेरा अस्तित्व लूट लिया था, या यूं कहिए कि मैंने ही उसके ऊपर लुटा दिया था। बताओ, एक शादीशुदा औरत और मुझ में क्या फर्क रहा? शादीशुदा औरत को भी पुरुष भोगता है और बिना शादी किए मुझे भी एक पुरुष ने भोगा। उसमें अपनी भूख मिटा ली, परंतु नहीं, हमारी जैसी औरत और शादीशुदा औरत में एक बुनियादी फर्क है। जहाँ शादीशुदा औरत यह सब कुछ एक मर्यादा के अंतर्गत करती है, हम निरंकुश होकर वही काम करते हैं। एक पत्नी को शादी करके परिवार और समाज की सुरक्षा मिलती है, परंतु हमारी जैसी औरतों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। पत्नी के प्रति पति जिम्मेदार होता है, उसके सुख दुख में भागीदार होता है, जीवन भर
उसका भरण पोषण करता है, परंतु हमें भोगने वाला व्यक्ति हर प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होता है। वह हमें रखैल बनाकर जब तक मन होता है भोगता है और जब मन भर जाता है ठोकर मारकर गलियों में भटकने के लिए छोड़ देता है। वह बड़ी धीरता और गंभीरता से अपनी बात कह रही थी। निशांत पूर्ण खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। बीच में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, ना कुछ बोला। अपनी बात खत्म करते करते भावों के अतिरिक्त पूर्ण से विह्वल होकर रोने लगी, परंतु निशांत ने उसे चुप नहीं कराया। कुछ देर बाद वह स्वयं शांत हो गई। पता नहीं निशांत क्या सोच रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और लग रहा था जैसे वह सुगंधा की सारी बातों को मन ही मन गुन रहा था, उन पर मनन कर रहा था। फिर और कई पल गुजर गए। इस बीच वेटर आकर कई बार पूछ गया कि कुछ और चाहिए या बिल लाऊं। उसने इशारे से उसे 2 और कोल्ड कॉफी लाने का आदेश दे दिया था। वह सारा दिन उन दोनों के साथ साथ व्यतीत किया। पालिका बाजार, सेंट्रल पार्क, कन्नाट प्लेस से लेकर पुराने किले से होते हुए वे इंडिया गेट तक पहुंच गए और रात 8 बजे तक वहीं बैठकर उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में बात की। निशांत हवा के साथ उड़ रहा था तो सुगंधा के मन में अपने बीते कल को लेकर एक अपराध बोध था। निशांत हर प्रकार की खुशबू अपने दामन में समेटने के लिए आतुर था, तो सुगंधा संकोच के साथ अपने पांव पीछे खींच रही थी। निशांत के जीवन की खोई हुई खुशियां जैसे दोबारा लौट आई थी। उसके जीवन में 5 साल बाद बसंत के फूल महके थे। उसके घर के बाहर तक छोड़कर जब वह वापस लौट रहा था तब उसके कानों में सुगंधा के मीठे स्वर गूंज रहे थे। बाय निशु, गुड नाइट। एक अच्छे दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम कल फिर मिलेंगे। हाँ, कल शाम को मैं तुम्हें फोन करूँगा। ओके। सुगंधा के घर से उसके घर के बीच का रास्ता कितनी जल्दी खत्म हो गया उसे पता ही ना चला। अपने 2 कमरों के किराए के मकान में पहुंचकर उसे लगा जैसे पूरा घर ताजे फूलों से सजा हुआ हो और उनकी मादक सुगंध चारों तरफ फैलकर उसके दिमाग को मदहोश किए दे रही थी। वह एक लंबी सांस लेकर पलंग पर धम से गिर पड़ा। उसे सुगंधा के साथ मिलने के संयोग पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास तो सुगंधा को भी नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ते हुए यही सोच रही थी कि निशांत से मिलने के बाद क्या उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या यह परिवर्तन सुखद होगा। कमरे में पहुंची तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वह फूल की तरह हल्की हो गई थी और उसे लग रहा था कि हवा का एक हल्का झोंका भी आया तो वह आसमान में उड़ जाएगी, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसकी रूममेट रेशमी ने जब उसका हंसता हुआ चेहरा देखा तो पहला प्रश्न यही किया, लगता है तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हें मिल गया है। उसने पर्स को मेज पर पटका और रेशमी को गले से लगा कर कस लिया। रेशमी कसमसा उठी और उसे परे करती हुई बोली, इतना ज्यादा मत इतराओ, अभी एक प्यार की चोट पूरी तरह से भरी नहीं है और फिर से तुम प्यार करने लगी हो। कहा तो समाज की हर चीज से बगावत करने पर तुली हुई थी,
कहाँ अब एक आम लड़की की तरह बार बार प्यार में इस तरह गिर रही हो जैसे गीले गुड़ में मक्खी। क्या यही है तुम्हारा आदर्श? अरे भाड़ में जाए समाज से विद्रोह। वह मेरी बेवकूफी थी कि मैं नैतिकता को बंधन समझती थी। दरअसल यही सच्चा जीवन मूल्य है जो हमें एक नैतिक और मर्यादिक बंधन में रखकर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद करता है। निरंकुश आजादी मनुष्य को गैर जिम्मेदार और तानाशाह बना देती है, जबकि सामाजिक मूल्य हमें एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वाह, तुम तो एक ही दिन में सारे जीवन मूल्यों को पहचान गई। किस ने ऐसा गुरुमंत्र दिया है जो अपनी बनाई हुई लीक को तोड़ने पर मजबूर हो गई हो? क्या पहले प्यार में धोखा खाने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ है, या किसी ने तुम्हें भारतीय दर्शन और संस्कृति का पाठ पढ़ाया है? वह पलंग पर बैठती हुई बोली, नहीं रेशमी, बहुत कुछ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और बहुत कुछ हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों से। इससे कुछ कटु अनुभव होते हैं और कुछ मृदिया। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपने द्वारा किए गए गलत कामों के कटु अनुभवों से हम क्या सीखते हैं और हम किस प्रकार अपने को बदल कर सही मार्ग पर आते हैं। समाज में हर चीज गलत नहीं होता, हमें अपने विवेक से देखना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत। सामाजिक कुनीतियाँ, अधिविश्वास, अति पूजा पाठ और धर्माधाता अगर बुरे हैं तो शादी ब्याह जैसी संस्थाएं बुरी नहीं हैं। यह परिवार और समाज को एक बंधन में बांधकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। मेरी गलती थी कि मैं समाज की हर चीज को बुरा समझने लगी थी। मनमाने ढंग से जीवन जीने का परिणाम क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसे मैं अपना समझती थी कि वह जीवन भर मेरा साथ देगा, मेरे सुख दुख बांटेगा, वही मेरा उपयोग करके एक किनारे हो गया। यही काम अगर मैं शादी करके करती तो समाज में गर्व से अपना सीना तान कर चल सकती थी। आज मैं अपने माँ बाप, परिजनों और संबंधियों के सामना नहीं कर सकती, उनको अपना मुंह नहीं दिखा सकती। इतनी नैतिक शक्ति मेरे पास नहीं है। और उसके चेहरे पर फिर से पहले जैसी उदासी व्याप्त हो गई। रेशमी बहुत समझदार लड़की थी। वह उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कर बोली, तुम बहुत साहसी लड़की हो, कभी इस तरह हिम्मत नहीं हारती। आज तुम कितना खुश थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख कर तुम्हें ज्यादा दुखी कर दिया। चलो भूल जाओ अपना अतीत और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। अब मैं तुमसे पिछले जीवन के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, बस तुम खुश रहा करो। मैं खुश हूँ रेशमी। उसने हंसने का खोखला प्रयास किया और बाथरूम की तरफ जाती हुई बोली, तुम देखना मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूंगी। यह हुई ना कोई बात। सुगंधा ने अपने मन को इतना कठोर बना लिया था कि राघवेंद्र के साथ व्यतीत किए गए जीवन के कड़वे पलों को पूरी तरह भुला दिया था। अगर कभी यादें उसे हरा देती तो उसको उकाइयां आने लगती। आज वह एक सच्ची प्यार की तलाश में थी। तन
की भूख की अब उसमें कोई ललक नहीं थी। रेशमी एक कॉल सेंटर में काम करती थी, लखनऊ की रहने वाली थी। सुगंधा से उसकी मुलाकात इसी गेस्ट हाउस में हुई थी। रेशमी पहले से यहाँ रह रही थी, बाद में सुगंधा आ गई तो उन्होंने एक साथ एक कमरे में रहने का निर्णय लिया। इससे उन पर किराए का बोझ कम हो गया था। सुगंधा जब से आई थी बहुत उदास और गुमसुम सी रहती थी। बहुत पूछने और साथ रहने के कारण सुगंधा ने उससे अपने जीवन की बहुत सारी बातें बांट ली थी। रेशमी ने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया था। धीरे धीरे सुगंधा खुश रहने लगी थी, परंतु आज बाहर से आने के बाद वह जितनी खुश थी उतनी दिल्ली आने के बाद कभी नहीं रही। सुगंधा दिल से बुरी नहीं थी। अत्यधिक प्यार दुलार और अनुचित छूट से वह जिद्दी हो गई थी। वह हर उस काम को करती थी जिसे करने के लिए उसे मना किया जाता था। इससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती। जब लोग उसे भला बुरा कहते और उसकी तरफ नफरत भरी नजर से देखते तो उसे लगता कि उसने इस इंसान को हरा दिया है, यहाँ के लोगों को पराजित कर दिया है। वह इन सब से अलग ही नहीं, इन सब से महान है। दूसरे लोगों के बारे में उसकी सोच थी कि यह लोग परंपराओं और मर्यादाओं में बंधे हुए गुलामों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शादी को वह एक बंधन समझती थी, इसे स्त्री की पुरुष के प्रति गुलामी समझती थी। उसकी सोच थी कि शादी करने के बाद पुरुष केवल स्त्री पर अत्याचार करता है, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वह शादी कभी नहीं करेगी। परंतु बिना शादी किए किसी पुरुष के साथ रहना उससे अनुचित न लगा। उससे इलाहाबाद के वे दिन याद आते हैं जब राघवेंद्र के साथ रहते हुए पीठ पीछे उसे लोग न जाने किन किन विशेषणाओं से संबोधित करते थे, जैसे चालू लड़की, चंट, छिछोरी, रखेल आदि। तब उसे इन संबोधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती थी। वह बेफिक्री का आलम था और राघवेंद्र जैसी राजनीतिक नेता से उसका संपर्क था। वह सातवें आसमान पर थी और जमीन पर चल रहे कीड़े मकोड़ों से वह कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। उन दिनों उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती थी और बुरी बात को वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लोग उसके बारे में क्या सोचते थे इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। सुगंधा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए केवल राघवेंद्र ही जिम्मेदार नहीं था, इसके लिए सुगंधा स्वयं जिम्मेदार और दोषी थी। अपनी गलती से उसने सबक लिया था कि परंपराओं का उल्लंघन हमेशा उचित नहीं होता। राघवेंद्र ने भी सुगंधा के शरीर से खेलने के बाद उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया था। इस प्रकार के चरित्र से उसका राजनीतिक जीवन तहस-नहस हो गया था। इलाहाबाद बहुत आधुनिक शहर नहीं था कि बिना ब्याह के स्त्री पुरुषों के संबंधों को आसानी से स्वीकार कर लेना। अगले आम चुनाव में उसे पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। उसने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा परंतु पूरी तरह हार गया। सुगंधा को आज एहसास हो रहा था कि
अपने प्रति आत्मविश्वास के कारण माँ बाप द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और अपने पाँव को गंदे दलदल में फंसा दिया था। वह अपने परिवार, संबंधियों और परिचितों से दूर हो गई। दोस्त उसका साथ छोड़ गए और आज वह इतनी बड़ी दुनिया में अकेली है। कोई उसे अपना कहने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई सुख दुख बांटने वाला है तो वह है रेशमी, जो सच्चे मन से उसकी बात सुनती है और सलाह देती है। दिल्ली आकर वह अपने इलाहाबाद के दिनों की कड़वी यादों को भूलने में काफ़ी हद तक सफल हो गई थी। वहाँ रहती तो शहर के रास्तों, गली कूचों और बाग बगीचों से गुजरते हुए अपनी कटु अनुभवों को भुला पाना उसके लिए आसान ना था। अब निशांत से मिलने के बाद क्या वह अपना पिछला जीवन भूल सकेगी? उसके मन में कोई दर्द तो नहीं रह जाएगा कि वह निशांत को धोखा दे रही है, परंतु वह ऐसा क्या सोच रही है? क्या वह समझती है कि निशांत उसे अपना बना लेगा? उसके दिल में एक टीस सी उठी। अगर निशांत ने उसे ठुकरा दिया तो उसके आगे उसके पास कोई जवाब नहीं था, हो भी नहीं सकता था। परंतु संसार में क्या अच्छे पुरुषों की कमी है? अगर वह चाहती है कि शादी करके अपना घर बसा ले और एक आम गृहिणी की तरह जीवन व्यतीत करे तो उसे कौन रोक सकता था? निशांत ने सही कोई भी पुरुष उसका हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा। उसमें कमी क्या है? सच तो यह है कि आज पहली बार उसका दिल सच्चे मन से किसी के लिए धड़का है और वह है निशांत। सुगंधा को बरखावा वाली जॉब मिल गई। उसके जीवन में खुशियों के पलों में इजाफा हो गया, लेकिन जीवन में एक ठहराव सा था। पुरुष हो या स्त्री, एकाकी जीवन दोनों के लिए कष्टमय होता है। यह बात निशांत भी जानता था और सुगंधा भी, परंतु अभी तक उन्होंने अपने मन की पतंग को नहीं खोला था। ताश के खिलाड़ियों की तरह दोनों ही अपने अपने पत्ते छिपाकर चल रहे थे। प्रतिदिन शाम को वे दोनों मिलते थे। मिलने की एक निश्चित अवधि थी और निश्चित स्थान। इंडिया गेट के लंबे चौड़े खुले मैदान, कभी बैठकर, कभी घास पर चलते हुए और कभी फूलों के पौधों के किनारे चलते हुए वे दुनिया जहान की बातें करते, वहाँ घूम रहे लोगों के बारे में बातें करते, चांद तारों की बातें करते और लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी में एक दूसरे की आंखों में चांद ढूंढने की कोशिश करते। उनको मिलते हुए कई महीने बीत गए। चांद अब भी उनकी पकड़ से दूर था। सुगंधा पहले जितनी वाचाल और चंचल थी, अब उतनी ही अतिमूर्खी हो गई थी, या शायद निशांत के साथ में आकर उसके जैसी हो गई थी। यह उसके स्वभाव के विपरीत था, परंतु मानव मन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सुगंधा उसके सामने अपने मन को अधिक ज़्यादा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि निशांत उसके बारे में सब कुछ जानता था, परंतु वह ना तो के भूतकाल की कोई बात करता, ना भविष्य के बारे में कोई बात। दोनों के बीच अनिश्चित का एक लंबा रेखा पसरा हुआ था। क्या इस रेखा में प्यार का कोई अंकुर पनपेगा? बोट क्लब के छोटे छोटे कृत्रिम तालाबों के किनारे चलते हुए निशांत ने पूछा, जीवन भर अकेले ही रहने का इरादा है क्या? कुछ सोचा है क्या? मतलब उसने आंखों
को चौड़ा करके पूछा। निशांत गंभीर था। माँ बाप के पास जाने का इरादा है? निशांत ने घुमाकर पूछा। सुगंधा के हृदय में कुछ चटक गया, फिर भी अपने को संभाल कर कहा, उस तरफ के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। ना मुझ में इतना साहस है, ना कोई इच्छा। उनके पास जाकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे ही इस संसार सागर को पार करना है, अकेले या किसी के साथ। उसका स्वर भींगा हुआ था। किसके साथ? निशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुगंधा के शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। वह सिमटते हुए बोली, जो भी मेरे मन को समझ लेगा। तो कोई ऐसा मिला है? वह वैसे उसके मन को परखने का प्रयास कर रहा था। सुगंधा मन ही मन हंसी। तो मुझसे बनने की कोशिश की जा रही है? वह आसमान की तरफ देखती हुई बोली, देख तो रही हूँ, सूरज के रथ पर सवार होकर कोई औरों से बिल्कुल अलग एक पुरुष मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आसमान में तारों की साम्राज्य था। चांद कहीं नहीं दिख रहा था, परंतु तारों की झिलमिलाहट आंखों को बहुत भली लग रही थी। परंतु आसमान में तो कहीं सूरज नहीं है। फिर उसका रथ कहाँ से आएगा? उसने चुटकी ली। अभी रात्रि है, रथ से जुड़े घोड़े थक गए हैं, वे विश्राम कर रहे हैं। कल फिर यात्रा मार्ग पर निकलेंगे। वह हंसी। अच्छा, तो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे? कह नहीं सकती, मार्ग लंबी है, समय लग सकता है। वह जमीन पर देखने लगी। निशांत ने उसे की कमर में हाथ डाल दिया। वह उस से सट गई। जब सूरज का रथ तुम्हारे पास आ जाए तो उस पुरुष को लेकर मेरे पास आना, मेरे घर अवश्य एक दिन। सुगंधा ने मिलते ही एटम बम फोड़ा। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। क्या सूरज का रथ और वह पुरुष आ चुका है? उसने मुस्कुराती आंखों से सुगंधा को देखते हुए पूछा। हाँ, उसने शर्माते हुए कहा। कहाँ है? तुम्हारे घर पर ही उससे मिलवाऊंगी। तो फिर मुझे 2 दिन का समय दो। आने वाले इतवार को मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ढूंढ लोगी ना? भटक तो नहीं जाओगे? अब कभी नहीं, सुगंधा ने आत्मविश्वास से कहा। अगले इतवार को सुगंधा उसके घर पर थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी बाहों में। कुछ साल में वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं, पर दोनों बच्चे माँ से ज्यादा दादा दादी से चिपके रहते हैं और दादा दादी बहू के बिना ना कहीं जाते, ना उससे पूछे बिना कुछ करते। निशांत कई बार कहता, तुम भी अजीब हो, मैंने तुम्हें पाया, बदले में मेरे माता पिता को छीनकर तुमने अपनी तरफ कर लिया। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।